हाँ बेटा, जे यू एवरीवन। कौन सा टॉपिक चल रहा है जल्दी से बोल दो। अभी हम लोग चल रहा है रेशो एनालिसिस, ठीक है। अब इस टॉपिक में हम कर क्या रहे थे, अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं जल्दी से बता दो। हम लोगों ने डिस्कस किया है सबसे पहले लेक्चर में, जो फुल फ्लेज लेक्चर था जिसके अंदर सारा कंटेंट था, वो किस बात का कंटेंट था कि बेसिकली ये चैप्टर है क्या, कैलकुलेट क्या कराता है, कैसे हमने काम करना है। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, हम लोगों ने सेकंड सेशन में हमने ये समझा था कि चैप्टर में बेसिकली हम चीजों को कैलकुलेट कैसे कर पा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग, चीजों को कैलकुलेट कैसे कर पा रहे हैं, मतलब हम लोगों ने जैसे सीखा रेशियोज क्या है, फिर अकाउंटिंग रेशियोज क्या है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या सीखा कि आखिर बेसिकली ये जो अकाउंटिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें 3 स्टेप में पढ़ा था। कैसे पढ़ा था हम लोगों ने, 3 स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1 हम लोग फील ऑफ द फॉर्मूला समझ रहे थे कि क्या ये टॉपिक है क्या। फिर स्टेप नंबर 2 पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि आखिर वो फॉर्मूला बना कैसे, क्या बना है, क्यों बना है। और स्टेप नंबर 3 पे हम लोग इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस, इंटरप्रिटेशन, ये सारी बातें कर रहे थे। बोलो क्लियर है क्या, आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या टॉपिक कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने टॉपिक क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, पहला 4 कैटेगरीज में बात कर रहे थे। हमारी एक कैटेगरी खत्म हो चुकी है ऑलरेडी। कौन सी कैटेगरी हो गई है, लिक्विडिटी रेशो वाली, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने क्या चेक करना था कि आखिर किसी फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। जो हमारा जो पहले सबसे पहले जो कैटेगरी थी वो थी लिक्विडिटी रेशो। आज हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, सॉल्वेंसी रेशोज पे, ठीक है। यहाँ सब समझना है अपन ने ध्यान से। सॉल्वेंसी रेशोज, जो लिक्विडिटी रेशोज वाले थे, बुक पे आता हूँ जरा, ठीक है। जो लिक्विडिटी रेशोज वाला टॉपिक था वो बहुत ही सिंपल था। उसके अंदर 2 ही रेशोज होते हैं। कौन से होते हैं, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बना देता है, ये करंट रेशो बना देता है। और एक था क्विक असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, ये कौन सा रेशो बना देता है, क्विक रेशो बना देता है। बोलो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम है क्या इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, 2 रेशोज के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विडिटी रेशो कैटेगरी के अंदर करंट रेशो और क्विक रेशो। अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सॉल्वेंसी रेशोज को स्टार्ट कर रहे हैं। किसको स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्वेंसी रेशोज को। नए टॉपिक पे आ गए आगे, ठीक है। अब मैं इस पार्ट में क्या करने वाला हूँ, इस पार्ट में हम लोग सिर्फ एक ही चीज को डिस्कस करेंगे, डेट इक्विटी रेशो। तो पहले बताते हैं 4 रेशोज कौन कौन से। पहला डेट इक्विटी रेशो, दूसरा जल्दी से बोलो टोटल असेट्स टू डेट रेशो। क्या बोला हम लोगों ने, जल्दी से बोलो, टोटल असेट्स टू डेट रेशो। जो 2 फॉर्मूले जो याद नहीं रहते हैं वो वाले कौन से थे, एक है प्रोप्राइटरी रेशो, कौन सा है, प्रोप्राइटरी रेशो। और लास्ट वाला कौन सा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, आईसीआर। बोलो, चार चार फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस करना है। बुक में अगर किसी को देखना है तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सीधे इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पर पहले एक बार ये 3 स्टेप्स पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 3 स्टेप्स क्या है। सबसे पहला डेट इक्विटी रेशो, मैंने क्या बोला, फील ऑफ द फॉर्मूला समझना, आखिर जरूरत क्यों पड़ी। बताओ इस फॉर्मूले की क्यों जरूरत पड़ी हमको। हमको इस फॉर्मूले की इसलिए जरूरत पड़ी है, क्या हो रहा था, हम देखना चाहते हैं कि आखिर हमारी फॉर्म में जितना पैसा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। फिर से बेटा इमेजिन करना पड़ेगा, लैपटॉप चल नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को पूरी बैलेंस शीट इमेजिन करनी पड़ेगी। अभी स्क्रीन पे हम लोग देख नहीं पाएंगे बैलेंस शीट कैसे क्या है। तो इमेजिन करो, आई होप कि आप सभी को चीजें पता है बैलेंस शीट कैसी होती है। मैं 2 मिनट के लिए बात कर रहा हूँ टी शेप बैलेंस शीट की। कैसी बात कर रहा हूँ मैं, टी शेप बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। बोलो क्लियर है क्या, बताओ कैसी बैलेंस शीट बनेगी। इस तरफ आपकी साइड से बोलो, बताओ इधर क्या आएगा, लाइबिलिटीज, और इधर क्या आएगा, एसेट्स आएगा। लाइबिलिटी साइड हम लोग 3 गोले बना रहे हैं और इधर 2 गोले। सर कौन से 3 गोले और 2 गोले, मुझे ये बता दो। तो हम लोग यहाँ पर जो सबसे पहला बना रहे हैं उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, उसका नाम रखा है हम लोगों ने शेयर होल्डर्स फंड। लाइबिलिटी साइड पहला गोला है ना। क्या ऑल टी शेप्ड बैलेंस शीट चलती है जिसको हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बोलते हैं, नहीं चलती है, वर्टिकल चलती है। पर हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस समझने के लिए बात कर रहे हैं कि पहला गोला कौन सा हो गया, शेयर होल्डर फंड्स। फिर आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने इसके पहले, जो करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है। जब मैंने लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ाए थे उसके अंदर ऑपरेटिंग साइकिल भी समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि करंट, अब नहीं, इधर देखो लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड बोला मैंने नॉन करंट लाइबिलिटी और उसके नीचे बोला करंट लाइबिलिटीज। फिर इधर आ गए तो इधर आ गए थे करंट, नॉन करंट असेट्स, और नीचे क्या आ गया था, करंट असेट्स। ये जो करंट लाइबिलिटीज और करंट असेट्स है, ये वाला तो हमने लिक्विडिटी वाले पे कैलकुलेट कर लिया था। बताओ ये जो बैलेंस शीट की 5 सर्कल्स को इमेजिन कर पा रहा है उसको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये जो नीचे के जो 2 गोले हैं ये तो मैंने कहां पर एनालिसिस कर लेते, लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर बात कर लेते। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर। सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर इधर के जो 2 गोले हैं और इधर का 1 गोला, कौन सा वाला, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट एसेट्स वाला। इनके बीच के जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वो सॉल्वेंसी रेशियोज में बात कर रहे हैं, डेट इक्विटी रेशियो। तो एक बात बताओ, डेट इक्विटी रेशियो हम लोग चाहते क्या है, मुझे पता है इससे जो लॉन्ग टर्म, ये जो नीचे की है तो आपस में फाइनेंस होते जाते हैं। बताओ ये जो पूरा, अगर हम इन दोनों को मिक्स करके एक साथ बोलूं तो इनको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। बोलो जल्दी से, क्या बोलते हैं इनको, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन, ये सॉरी,
करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स ये तो आपस में सॉल्व हो गए लिक्विडिटी रेशियो में, यहीं पर इनका वर्किंग कैपिटल का भी कंसेप्ट हो गया। पर ये जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जिसको फिक्स एसेट्स बोलते हो, टेक्निकली बोलते हैं इसको नॉन करंट एसेट्स, ये खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया? तो दो जगह से पैसा आया होगा, एक शेयर होल्डर ने लगाया होगा और एक क्या होगा, हम लोगों ने नॉन करंट लाइबिलिटीज जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, वहां से हम लोगों ने खरीद लिया होगा। बोलो मतलब वहां से पैसा लेके ये सब असेट्स को खरीदा होगा, नॉन करंट असेट्स को। तो अब हम लोग देखना चाहते हैं कि ये जो असेट्स खरीदी है, क्योंकि यही टॉपिक जो मैं आइएगा टीएडीआर पढ़ाऊंगा, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, उसके अंदर भी यही टॉपिक आने वाला है। ठीक है, तो चलो समझो मेरी तरफ, मेरी बात को सुनना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ ये चीज कि जैसे ही मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये जो दो जगह पे पैसा, दो जगह से पैसा लिया, शेयर होल्डर फंड्स और लॉन्ग टर्म बोरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, इनसे हमने खरीद लिया नॉन करंट एसेट्स। तो हम लोग देखना चाह रहे थे कि ये एसेट्स के लिए इन दोनों लोगों ने क्या पैसा लगा रखा है इस पूरी कंपनी के अंदर, इस पूरी बैलेंस शीट के अंदर। बेटा बैलेंस शीट के 5 सर्कल्स याद होना बहुत जरूरी है। बोलो क्या बोल रहा हूँ मैं, बैलेंस शीट के 5 सर्कल्स याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। चलो तो अब तुम लोग बता दो कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो हमारे शेयर, हमारा जो रेशियो का नाम ही है डेट इक्विटी रेशियो। क्या बोल रहा हूं मैं, डेट इक्विटी रेशियो। अरे आ गई क्या बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ, हमारे रेशियो का ही नाम क्या है, डेट इक्विटी रेशियो, हमारे इस फॉर्मूले का नाम है। तो ये चाहता ही है, बोल ही रहा है, साफ साफ बोल दिया है, डेट टू इक्विटी। क्या पूछ रहा है ये, डेट टू इक्विटी की, डेट कितना है और इक्विटी कितना है। सर डेट क्या होता है, बेटा डेट का मतलब होता है जो बाहर वालों से हमने कितना पैसा लिया। हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको बोलेंगे टेक्निकली नॉन करंट लाइबिलिटीज के बारे में। ठीक है, और सर उसके अलावा तो इक्विटीज, इक्विटीज को हम लोग किस नाम से बोलेंगे, शेयर होल्डर फंड्स के नाम से जानेंगे। तो समझना, जो डेट होता है, एक बात वीडियो वाले बेटा ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ, जो डेट होता है, डेट को एक और नाम से जाना जाता है एक्सटर्नल इक्विटी। तो फिर बताओ, जो अपने एक्चुअल शेयर होल्डर फंड है जिसको इक्विटी बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल इक्विटी। किस नाम से जानेंगे, और इंटरनल इक्विटी। तो फर्क समझ आइए क्या, एक्सटर्नल इक्विटी और इंटरनल इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि ये सब लोगों ने पैसा लगा रखा है, ये सब चीजें हमारे फर्म में जो मेजर फंडिंग हुई है वो कहाँ से हुई है, तो डेट से हुई है, इक्विटी से हुई। डेट को बोल रहे हैं हम एक्सटर्नल इक्विटी, और हमारे जो एक्चुअली जो शेयर होल्डर ने पैसा लगा रखा है उसको बोल रहे हैं इंटरनल इक्विटी। तो बताओ क्या हो गया, ऊपर आया इंटरनल इक्विटी बैलेंस शीट में और नीचे आता है एक्सटर्नल इक्विटी, और फॉर्मूले में हम लोग क्या लिख रहे हैं, डेट टू इक्विटी लिख रहे हैं। यानी जल्दी से बोलो, डेट टू इक्विटी मतलब एक्सटर्नल इक्विटी अपॉन में इंटरनल इक्विटी। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब देखो ये क्या बनाना है, ये फील क्या है, पहले हम लोग फील पे डिस्कस करें। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हम अगर मालिक है तो हमारे पैसे की कंपैरिजन में सामने वाले के, यानी कि बाहर वालों के हमने पैसे हमारे बिजनेस में कितने लगा रखे हैं। बोलो क्या बोल रहा हूं मैं, बाहर वालों के पैसे कितने लगा रखे हैं। आ गई क्या बात समझ में, रिलेशनशिप जानना चाह रहे हैं। मैंने पढ़ा है फॉर्मूला है, रेशियोस होते क्या है, रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। तो बताओ यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो गए, एक कौन सा हो गया, एक हो गया डेट और दूसरा कौन सा हो गया, इक्विटी हो गया। आगे बताओ, इसमें बहुत ज्यादा, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो हमारे करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ये सब बेसिक, बहुत बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हमको समझ आ रही चीज है कि क्या चाहते हैं। बात आती फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला तो ऑलरेडी समझ आ गया। बोलो डेट इक्विटी रेशियो डीईआर इज इक्वल टू, बताओ क्या बोला मैंने सबसे पहले, डेट अपॉन इक्विटी। ढंग से और बोलना चाहूं तो क्या बोल सकता हूँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अपॉन में शेयर होल्डर फंड्स। और डिटेल में बोलूं अलग तरीके से, लैंग्वेज से, एक ही चीज को लैंग्वेज बदल बदल के बोल रहा हूं, तो बोल सकता हूँ एक्सटर्नल इक्विटी अपॉन में इंटरनल इक्विटी। सब एक ही बात है बेटा, नहीं समझ आया वीडियो वाले भी तो बेटा वापस से रिवाइज कर लेना, पीछे वीडियो को पीछे ले आके फिर से देख लेना। आ गई क्या बात समझ में, इतना सर। अब लास्ट पे आओ, स्टेप नंबर 3 क्या थी, स्टेप नंबर 3 जल्दी से बोलो, सिग्निफिकेंस। अरे बोलो क्या है, सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस इसका मतलब क्या है, हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि सिग्निफिकेंस मतलब कि इससे हम लोग कर क्या रहे हैं। इससे हम ये देख रहे हैं कि क्या इस कंपनी में हमारा पैसा ज्यादा लगा है। हम जब भी बोलते हो हमारा मतलब मैं ओनर की बात कर रहा हूँ, हमारा पैसा ज्यादा लगा है या बाहर वालों को पैसा ज्यादा लगा है। तो सर इससे हो क्या गया बेटा, ये तो सिग्निफिकेंस की बात आ गई ना, कि अब सिग्निफिकेंस भी अगर मैं थर्ड स्टेप में इंक्लूड कर लूँ तो आइडियल रेशियो क्या है, पहले मैं आइडियल रेशियो की बात करता हूँ। आइडियल रेशियो होता है 2:1। क्या बोल रहा हूँ, आइडियल रेशियो होता है 2:1, आइडियल रेशियो होता है। हाँ सर, तो उससे क्या हुआ बेटा, उससे ये हुआ 2:1 का मतलब होता है 2 बोलो, 2:1 मतलब क्या, 2 रुपए अगर डेट के हैं तो 1 रुपए किसके हैं, इक्विटी के। यानी अगर ये आइडियल है तो इसका मतलब ये बोला जाता है कि अगर आपने आपके धंधे में 1 रुपए आपने लगा रखे तो आप कितने रुपए बाहर वालों से ले लो, 2 रुपए ले लो। या रिवर्स बात करूं तो मैं बोल रहा हूँ, अगर बाहर वालों से 2 रुपए ले रखे तो आपको तो 1 रुपए लगाना पड़ेंगे, तो आप एक आइडियल पोजीशन में होगे। बोलो समझ आएगी क्या बेटा, कंफ्यूज मत होना, आइडल वर्सेस आइडियल दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं। आइडल मतलब होता है कि ठीक है एक्टिव नहीं है, नॉन एक्टिव, और आइडियल होता है जो हमारा इंस्पिरेशन, जो हमारा बेंचमार्क है उसकी बात करें तो बेंचमार्क रेशो, स्टैंडर्ड रेशो, आइडियल रेशो, सब एक ही बात होती है। आ गई क्या बात समझ, आगे चलते हैं। तो सर फर्क क्या हुआ, ये तो अभी आपने बता दी कि स्टैंडर्ड रेशो है क्या,
अगर मान लो हमारा रेशो आया, मैं एग्जांपल लेता हूँ 5:1, तो इसका मतलब क्या है, 5 रुपए डेट वालों के लगे और 1 रुपए इक्विटी के लगाए, 5 डेट वालों का और 1 रुपए इक्विटी का लगाया। अगर डेट वालों के 5 रुपए और 1 रुपए इक्विटी के लगे तो इसका मतलब समझाओ। क्या बताओ, बाहर वालों को ज्यादा रिस्क है कि नहीं है? बिल्कुल रिस्क है। तो दिख रहा है यहाँ पे कि जो लॉन्ग टर्म फंड्स के प्रोवाइडर हैं, जो प्रोवाइडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड है, कहीं ना कहीं वो एट रिस्क है। क्या बोल रहा हूँ मैं? एट रिस्क है। कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई रिस्क तो है ही सही। सर जितना स्टैंडर्ड के पास होगा उतना एक्सटर्नल वालों को फायदा है ना? अगर मैंने बोला रेशो है 1:1, 1:1 का मतलब डेट वालों का भी पैसा और इक्विटी वालों का पैसा सेम है। इसका मतलब एक्सटर्नल वालों को रिस्क कम है। रिस्क कम है, क्यों कम है? क्योंकि बराबर पैसा शेयर होल्डर ने भी लगा रखा है। क्या अच्छी बात है, कम रिस्क हो, मतलब स्टैंडर्ड से नीचे होना अच्छा है या स्टैंडर्ड से? मैंने हर बार बोल रहा हूँ बेटा, वीडियो वाले, मैं हर बार क्या बोलता हूँ कि हमको ऐसा करना है। हमको ये नहीं कि नीचे होना अच्छी बात है या बुरा ऊपर होना अच्छी बात है। ऐसे हम लोग, हमको समझना पड़ेगा रेशो कौन से फील का रेशो है। तो मुझे बताओ, 2:1 से ज्यादा ऊपर रहना अच्छा है या नीचे रहना अच्छा है? तो फिर बात है स्टैंडर्ड पे रहना अच्छा है। जितना हम 2:1 के पास रहेंगे, ज्यादा ऊपर चले गए तो हम लोगों ने क्या करा, फॉर्म लिवर्ड फॉर्म है, बहुत ज्यादा लिवर्ड हो गई। लिवर्ड का मतलब समझ जाना क्या होता है, ये टेक्निकल वर्ड है, हायर स्टडीज में आता है। लिवरेज, लिवरेज का मतलब है कितना पैसा आप अपना लगा के और कितना बाहर वालों का लगा रहे हैं। तो हम लोग लिवरेजिंग कर रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेवरेजिंग कंसेप्ट होता है। जिसको लग रहा है बहुत ज्यादा ये लेवरेजिंग कंसेप्ट पढ़ना है, तो एक सजेस्ट करूंगा जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज की ज्यादा इच्छा है, तो गूगल पे सर्च जरूर करना लेवरेजिंग क्या होती है। एक बार में नहीं मिले तो उसको लिखना डेट लिवरेजिंग या डेट इक्विटी लिवरेजिंग, की डेट और इक्विटी के बीच में कैसे पैसा लगाया जाए। गूगल पे सर्च करके एक बार पढ़ना जिसको बहुत ज्यादा क्रेज है। तो ये लेवरेज, तो हमने बहुत ज्यादा डेट ले रखा है 5:1, तो ये रेशो भी हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि बाहर कहीं ना कहीं रिस्क पे है। इससे अच्छा हमारी भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो गई हायर रेशो होने से? क्योंकि हमने बाहर वालों को पैसा ज्यादा ले रखा है, तो क्या वो हमको फ्री में देते होंगे क्या पैसा? बेटा क्या देना पड़ता है उसको रिटर्न में? उनको रिटर्न में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम जो पैसा कमा रहे, ज्यादातर पैसा, क्योंकि बताओ 6 रुपए हमारे फॉर्म में लगे हुए, 5 बाहर वालों ने लगा दिए, 1 रुपए हमने लगा दिए, है ना? जो प्रॉफिट आ रहा होगा उसका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन किधर चले जाता होगा? इंटरेस्ट के नाम से। तो एक वो दिक्कत है। ठीक है, बहुत कम लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया कि हमने अननेसेसरीली हमारा ही पैसा ज्यादा लगा रखा है। जबकि स्टैंडर्ड ये होता है कि आप इस रेशो के हिसाब से। सर स्टैंडर्ड बना कैसे? बेटा मैंने पहले भी बताया, कई चीजें, इतने सालों के एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, जो किस किस कंडीशन में फॉर्म अच्छे से काम कर सकती है, बहुत एक बड़ी प्रोसेस है आइडियल रेशियो निकालने की। पर हम लोगों को वो कोर्स में है नहीं ना, हम उस डेप्थ में आ रहे हैं। पर फिर भी मैं जस्ट फील से समझा रहा हूँ, फील वाले तरीके से समझो कि कई चीजें इतनी रिसर्च करके समझ के उसको एक, कई जो एक्सपर्ट्स रहते हैं उन्होंने अपने सोच के सब लोगों ने मिलके एक मत बनाया और उसको बोला कि हाँ हम लोग इस पे कैलकुलेट करेंगे। क्या ऐसे ही मन से बोल दिया कि चलो 2:1 को स्टैंडर्ड कर देते? नहीं बेटा, बहुत सारे लॉजिक्स लगाए, बहुत सारे फिल्टर्स लगाए, चीजों को समझा क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या पैरामीटर्स काम करते हैं, फिर इन चीजों को स्टैंडर्ड बनाया गया। तो बोलो स्टैंडर्ड रेशो कितना है? 2:1। ये हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया? डेट इक्विटी रेशो के बारे में बात करा। अब एक इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ, क्वेश्चन करते वक्त ये काम आएगी आप लोगों को। कैसे निकाले लॉन्ग टर्म डेट? कैसे निकालना है? जो नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में बेटा क्या क्या आने वाला है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएगी, ठीक है, और भी इस तरह की चीज आएगी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाएगी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए काम आएगा, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी आ जाएंगी। बोलो आ गई क्या बात इतनी समझ में? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाएगी। अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वाला अगर कोई टॉपिक आता है, क्या बोल रहा हूँ, अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करके अगर कोई टॉपिक आता है, तो हमें उसको इग्नोर करना है। क्या करना है? हमारे सीबीएसई की गाइडलाइन है, सीबीएसई की गाइडलाइन है कि अगर अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करके आता है, ऐसी चीजें वैसे तो क्वेश्चन में आएगी नहीं, पर बैलेंस शीट में होती हैं। जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें दिख जाएगी अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो हमको इग्नोर करना है, वो हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का पार्ट नहीं होगी। सर प्रोविजंस को क्यों ले लिया? बेटा प्रोविजन का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने एक चैप्टर भी पढ़ा, 11th का चैप्टर, जिसने नहीं पढ़ा है तो बेटा गलती है इनका। इसका मतलब होता है प्रोविजंस का कि हम लोगों को जो फ्यूचर में खर्चा होने वाला है उसको हमने आज ही एस्टिमेट किया, कुछ सुटेबल पैरामीटर्स के ऊपर, कुछ सोच के, कुछ लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग करके हम लोगों ने ये सोचा कि क्या खर्चा होगा, उसका हमने आज से प्रोविजन बनाना शुरू किया। तो वो प्रोविजन भी हमको आखिरकार तो कहीं ना कहीं एक लाइबिलिटी को मिट आउट करना पड़ेगा। जल्दी से बोलो, अरे जल्दी बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर करना पड़ेगा तो इसलिए भी हम उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन किसका पार्ट माना जाता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज का पार्ट माना जाता है। और किसको नहीं मानेंगे? अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बोल रहा हूँ मैंने, वर्ड क्या यूज करा, फोकस क्या करना है, जल्दी से बताओ, फोकस क्या करना है? अदर पे। किस पे करना है? अदर के ऊपर। और ऐसे ही जब आप नॉन करंट असेट्स निकालोगे, तो नॉन करंट असेट्स कैसे निकलेंगे? फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स में दोनों आ जाते हैं, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स भी आ जाते हैं। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट्स, क्या आ जाती है उसके बाद में? इन्वेस्टमेंट्स, उसको भी एड ऑन कर दो, ऐड कर दो। क्या ऐड नहीं करना है? वहां पर भी सेम आएगा अदर वाले वर्ड से, अदर नॉन करंट असेट्स। क्या बोला मैंने?
अदर नॉन करंट असेट्स करके अगर कोई चीज आती है तो उसको आपको इग्नोर कर देना है। क्लियर है क्या? ये हमारा कौन सा टॉपिक खत्म हो गया? डेट इक्विटी रेशियो। एक बार बुक से देख लेते हैं कि क्या बुक वाला कुछ स्पेशल बात कर रहा है कि हमसे बोल रहा है सॉल्वेंसी। अच्छा एक मिनट, सॉल्वेंसी रेशियो का थोड़ा सा फील एक बार और समझ लो। मैंने ऑल्दो पहले कवर कर लिया है, जल्दी से सुनो। लिक्विडिटी रेशियोज क्या करते हैं? लिक्विडिटी रेशियोज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। सर सॉल्वेंसी रेशियो क्या करता है? वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। सर दोनों में तो आप सेम बोल रहे हो। हाँ बेटा सेम बोल रहा हूँ, पर आप फर्क है। फर्क क्या है? लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म पोजीशन बताते हैं। बोलो क्या बताते हैं? शॉर्ट टर्म पोजीशन। और सॉल्वेंसी रेशियो क्या बताते हैं? हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। लिक्विड, अब दोनों ये बात कर रहे हैं क्या, अगर हमको ऐसी सिचुएशन में कि हमसे बाहर वाले लोग पैसा मांगने आ जाए, या हम लोगों की कितनी पोजीशन है कि जो भी हमने मार्केट से पैसा ले रखा है या आउटसाइडर्स को पे करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों फॉर्मूले दोनों कैटेगरीज वही काम कर रही है। पर लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म के लिए बात करती है और सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म के लिए बात करते हैं। आगे क्या बात समझ में? चलो तो एक बार बुक से देख लेते हैं। बुक वाले बोलते हैं सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस मींस दैट द बिजनेस इज इन पोजीशन टू मीट इट्स, बताओ इंपॉर्टेंट वर्ड, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू, यानी जब भी वो ड्यू हो जाए तो आप उनको पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये चेक करने चाह रहे हैं। सर क्यों चेक करने चाह रहे हैं? अरे कई बार होता है जैसे कि हमारे ये देख लो, हमारे एक थे विजय माल्या और भाग गया, है ना? विजय माल्या साहब है, उन्होंने पैसा लिया और भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि एसबीआई से उन्होंने कुछ ड्यूज ले रखे, कुछ पैसा, और टाइम से उसको पे नहीं कर पाए। तो अगर आज रेशो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो आज से हम लोग, अच्छा रेशोस कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, हम चीजों को प्रिडिक्शन करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? चलो तो सॉल्वेंसी रेशियोज मैंने समझा दिए क्या होते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज आर द रेशियोज which show whether the enterprise will be able to meet its long term financial position या फिर long term liabilities। बोलो क्लियर है क्या? डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो क्या कर रहा है? रिलेशनशिप किसके बारे में बता रहा है? डेटा वर्सेस इक्विटी, यानी आउटसाइडर्स वर्सेस इंटरनल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें तुम लोग देख लेना, ये सब कवर किया हुआ है मैंने, सब चीजें तुम लोगों को बता दी है। पेज नंबर 4.25 पे आ जाओ। कहां पर आ गए? पेज नंबर 4.25 के ऊपर आते हैं। तो वहां पे कुछ इलस्ट्रेशंस चालू हो रहे हैं और इसके इलस्ट्रेशंस बहुत सिंपल होते हैं। इसके इलस्ट्रेशंस बहुत सिंपल होते हैं, एज गुड एज करंट रेशियो और क्विक रेशियो जैसे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी हमको जैसा रेशियोज निकालना होता है वही बेसिक सी बात है। मैंने पहले भी पढ़ाया था, जब बोला था करंट रेशियो और क्विक रेशियो बताया, मैंने एक बात बोली थी कि क्या आपको डायरेक्टली ऐसा होगा कि वैल्यूज दे देंगे पुट करो सॉल्व कर लो, नहीं, कहीं ना कहीं आपसे कुछ रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। तो हमेशा इट ऑलवेज कम्स विद सम प्रैक्टिस। ठीक, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और एक बात अब समझ लो, जब भी ये टॉपिक पढ़ो तो साथ के साथ में टॉपिक को खत्म करके फिनिश करके चलना, इसको ड्यू में मत रखना। थर्ड बुक हमेशा आदत बनाओ, कभी भी चीज पढ़ो थर्ड बुक, जब भी आपने जिस तारीख को उठाई है थर्ड बुक ऐसी चलना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड बुक नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, जो ट्रेन चली गई छोड़ दो, करंट आज की तारीख में जो गाड़ी जा रही है उसमें बैठ जाओ। ठीक है, चलो तो आपको 46 तक कहां तक कंप्लीट करना है? 46 तक। कितने क्वेश्चन हो गए ये? 39 से 46, मतलब हमारे पास में सिर्फ 8 क्वेश्चन है डेट इक्विटी रेशियो के इलस्ट्रेशन वाले। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। सर इसके अंदर क्या कुछ स्पेशल है क्या? बेटा कोई स्पेशल नहीं, बेसिक बेसिक बातें करी जाएगी। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। 39 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है वहां पर। अच्छा एक और चीज है, मैं इक्विटी के शेयर होल्डर फंड्स कैलकुलेट करना, ऑल दो कंपनी अकाउंट्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है, फिर से बता देता हूँ शेयर होल्डर फंड्स क्या होते हैं। शेयर होल्डर फंड्स में होता है सारा मालिकों का पैसा। अब क्या क्या आता है शेयर होल्डर फंड्स में? शेयर कैपिटल, और डिटेल बोलूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पर हम यहाँ पे सिर्फ इक्विटी वाली बात कर रहे हैं, अभी डिस्कस करते हैं। तो शेयर कैपिटल आ गया। दूसरा आ गया हमारे पास में रिजर्व एंड सरप्लस। सर रिजर्व एंड सरप्लस में जो जो हमने रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ रखे, बताओ कौन सा हो गया? सबसे पहले सीक्वेंस में बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, ऑफ कोर्स क्रेडिट बैलेंस ही, डेबिट बैलेंस हो गया मतलब वो तो लॉस है, पार्टनरशिप में भी पढ़ रखा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट सॉरी क्रेडिट बैलेंस, फिर से जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला अकाउंट हो गया। और कोई हम लोगों ने रिजर्व बना रखे जैसे कि वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बना रखे हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी रिजर्व्स होते हैं ये सब किसके पार्ट माने जाते हैं? शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट माना जाएगा। क्लियर है क्या? देख लेते हो इन्होंने कुछ और स्पेशल बात करी है क्या ये? चलो तो और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा है, कंफ्यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। डिटेल आपको है ना शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की या शॉर्ट जो हमारे करंट एसेट से करंट लाइबिलिटीज होती है वो भी दे देंगे आपको। जैसे एक क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें दे दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आपको उसको डेटा को इग्नोर करके चलना है। उन्होंने डेटा ज्यादा दे दिया, आपको पहचान में आना चाहिए क्या आपके काम का डेटा है, क्या आपके काम का डेटा नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर ये 39 के बारे में मैंने कई चीजें डिस्कस कर ली। अच्छा, इस चैप्टर का कोई भी फॉर्मूला, ध्यान ये रखना है हम लोगों को, क्या ध्यान रखना है जल्दी से बोलो? ध्यान ये रखना है कि क्या रेशो कैलकुलेट करने से कोई मतलब है क्या? बेटा रेशो तो 8th वाले बच्चों को भी मैं बोल दूं ना ये फिगर से इनको सॉल्व कर लो तो वो भी कर लेंगे।
चैप्टर की जान वही समझदार बच्चा है जो आंसर निकालने के बाद में उसका एनालिसिस कर पा रहा है, समझ पा रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, इस जो क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व हुआ टीएस ग्रेवाल का, पेज नंबर है 4.25 के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है इसका आंसर आ रहा है 0.57:1। बताओ क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ 0.57 कि 57 पैसा बाहर वालों का है और इक्विटी वालों का 1 रुपया, यानी बाहर वाले बहुत ज्यादा सिक्योर हो गए। पर ये भी कोई अच्छा रेशो है? नहीं अच्छा रेशो। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा हम लोग किसके पैसे पे डिपेंडेंट है? शेयर होल्डर फंड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरा मालिकों के पैसे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है सर, खराब क्यों? ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि कम रिस्क है, तो बेटा बाहर वालों को कम रिस्क है। एक और चीज होती है, अगर हमने बाहर वालों से पैसा लिया तो उनके पैसे से हम धंधा करेंगे तो एक बात बताओ, जैसे हमने उनसे ले लिए 200 रुपए, 200 रुपए की हमको जरूरत, हमने 300 रुपए की जरूरत थी, 200 उनसे लिए, 100 रुपए हमारे लगाए, तो पूरे 300 पे हम कमाएंगे। अब 300 पे मान लेते हैं हम लोग कमाते हैं 25% हमारा मार्जिन है, और हमको उनको देना सिर्फ 10% ही पड़ता है, तो बहुत अच्छी बात है ना कि 200 पे हमने 25% कमाए यानी 50 रुपए, और 10% के हिसाब से देना उनको सिर्फ 20 रुपए ही है। तो हम एडवांटेज में हमारा पैसा लगाए बिगर हम लोग पैसा कमा पा रहे हैं। तो इसलिए बोला क्या जाता है, हमेशा आपको किसके पास में आना है? स्टैंडर्ड के पास में रहना है। क्लियर है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 49 में टोटल असेट्स बता दिए, डेट्स बता दिए, करंट लाइबिलिटीज बता दिए। एक और चीज है कैपिटल एम्प्लॉयड, पार्टनरशिप में पढ़ाया था गुडविल के टाइम पे कैपिटल एम्प्लॉयड का कंसेप्ट, तो एक बार यहाँ यहीं पर कैपिटल एम्प्लॉयड भी रिवाइज करा देता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया पर कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर चीजें सभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड चीजें कवर कर ली है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? तो दो अप्रोच होती है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की। जल्दी से बोलो कितनी अप्रोच होती है? दो, एक एसेट साइड अप्रोच और एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कितना पैसा आपने लगा रखा है। अब यहाँ पे बेटा बचपन वाली बातें भूल जाओ, कैपिटल मतलब सिर्फ वो नहीं होता मालिकों का पैसा। अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, मतलब धंधा चलाने के लिए क्या पैसा लगा रखा है। कैपिटल क्या होती है? धंधा चलाने का पैसा। तो लॉन्ग टर्म जो बोरिंग्स होती है एक्सटर्नल, इसलिए तो उसको बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को से भी आप धंधा कर रहे हो, तो वो एक तरह से आपकी कैपिटल है। कैसी कैपिटल है? आपको कहीं ना कहीं रीपे करनी है, पर वो भी बोरिंग्स को भी क्या माना जाता है? टेक्निकली कैपिटल माना जाता है। और अगर टेक्निकली देखोगे तो इसलिए तो बोला इनको एक्सटर्नल इक्विटी, इनका भी नाम क्या दिया? इक्विटी दिया है। क्या बोला? इनको भी इक्विटी दिया है। बोलो क्लियर है क्या? तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड वो चीज होती है जो आपने धंधा चलाने के लिए बिजनेस में पैसा लगा दिया, एम्प्लॉय कर दिया है। आगे क्या बात समझो? जब तो मैंने और डिटेल में पढ़ाया था ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉन ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हम लोगों को कौन सी चाहिए थी गुडविल के लिए? सिर्फ ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए थी। बहुत डिटेल में कंसेप्ट समझाए थे। अरे आ गई क्या बात समझ? चलो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की दो फॉर्मूले कैलकुलेट करने की, एक एसेट साइड, इधर से एसेट साइड अप्रोच या फिर लाइबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच क्या होती है? पूरे एसेट्स का टोटल कर दो। क्या? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ये कौन सी अप्रोच है? देखो बैलेंस शीट है, इमेजिन करो, तो ये माइनस नीचे वाला गोला, यानी ये दो गोले प्लस ये वाला गोला माइनस। मतलब हम लोगों ने क्या करा? फिर से ध्यान से सुनना, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, इतने में क्या निकाल दिया? अगर इनको सॉल्व कर लिया तो अगर देखोगे तो बचा क्या? यही कैलकुलेट हुआ, और ऊपर वाले दो गोले क्या है? पहला था शेयर होल्डर फंड्स का और एक और दूसरा गोला कौन सा था? नॉन करंट लाइबिलिटीज का। तो यही दोनों तो पैसा लगाए धंधे में, तो आ गई ऑटोमेटिक कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे बोलो जल्दी, सी क्या थी? एसेट साइड अप्रोच। इसको अगर आप जो बच्चा दिमाग लगा पा रहे हैं ना, तो ऐसा भी फॉर्मूला बना सकता हूँ, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। सर क्यों वर्किंग कैपिटल? क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, और हम कर क्या रहे थे इधर? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी तो वर्किंग कैपिटल ही होता है, तो मैं बोल सकता हूँ नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, से भी हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है? नहीं समझ आ रहा है बेटा? फिर से सुन लेना, वीडियो रिवाइंड कर लेना वीडियो वाले। ठीक है सर, लाइबिलिटी साइड से कैसे निकलेगा? ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है हमको? प्लस किसको कर देना है? शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग, जिसको बोलेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज। आ गई क्या बात समझ में? थोड़ा सा और डिटेल में उतरता हूँ। अब इस बार इस साइड से चलते हैं। अब डिटेल में उतर के बोल रहा हूँ, लाइबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आ रही है? शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स माइनस, अब कुछ चीजें माइनस करनी होती है जो फालतू की असेट्स है। बताओ कौन सी थी फालतू की असेट? फिक्टिशियस असेट्स, या फिर कोई से रिजर्व सरप्लस जो नेगेटिव, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, ऑल्दो वो तो रिजर्व एंड सरप्लस कम करके ही आ गया होगा, तो सारे फिक्टिशियस असेट्स, या फिर कोई गुडविल पड़ी वो भी माइनस होगी। तो चलो फिर से कैपिटल एम्प्लॉयड अब डिटेल में एक बार लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा हूँ, 3 फॉर्मूले बताऊंगा, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच, एक एसेट साइड अप्रोच। पर एसेट साइड अप्रोच में हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल से भी निकाल दिया। बोलो लाइबिलिटी साइड अप्रोच पूरा फॉर्मूला बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस फिक्टिशियस फंड्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स माइनस गुडविल। तीन चीजें माइनस करती हैं। फिर से बोल देता हूँ तीन माइनस वाले क्या है? फिक्टिशियस असेट्स, नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स
और क्या माइनस कर दिया हम लोगों ने, गुडविल माइनस कर दी। चलो इस साइड से चलते हैं, एसेट साइड अप्रोच से। तो नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, और वही तीन चीज फिर से माइनस कर दो। कौन सी तीन चीजें, फिक्टिशियस असेट्स माइनस कर दिया, माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट माइनस एक और चीज कर दी हम लोगों ने, क्या कर दी, माइनस गुडविल। पर एक और बात है बेटा, जब इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो इस चैप्टर में मैंने क्यों यहाँ पर बोल दिया नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट सिर्फ गुडविल पर्पज से हटाए जाते हैं, यानी कंफ्यूज मत होना। जब उस चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करना पड़ेंगे। क्या इस चैप्टर में माइनस करने, नहीं नहीं माइनस नहीं करने सर, आपने तो करा दिया बेटा, मैंने जानबूझ के बोला था याद कराने के लिए कि आप कंफ्यूज नहीं हो गए। इस चैप्टर में क्या नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट माइनस करना है, नहीं बिल्कुल नहीं माइनस करना, कोई मतलब नहीं ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट से। क्लियर है क्या, आ गई बात समझ में? तो सर फिर फाइनल फॉर्मूला एक बार और बता दो। तो हाँ बेटा एक बार और सुन लो, चलो फिर से सुनते एक बार और फॉर्मूला लायबिलिटी साइड से। क्या निकालते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन सॉरी शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या बोला मैंने, नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस दो बातें, फिक्टिशियस असेट्स माइनस गुडविल। बोलो क्लियर है क्या, हाँ जी क्लियर है। एसेट साइड से बोल दो जल्दी से, जल्दी बोलो एसेट साइड से जल्दी। ऊपर क्या है, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये तो हो गए। और दो चीजें और क्या हो गई, माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस गुडविल। बोलो क्लियर है क्या, ये निकाल दी हम लोगों ने, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दी। ऑल तो देख लेना बुक वाले कैपिटल गुडविल को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर आता नहीं, हम लोगों ने सब चीजें लिंक करके समझ ली। ठीक है सर, एक और आपने कुछ वर्किंग कैपिटल वाला बोला था, वो भी फिर से रिवाइज करा दो ना। हाँ जी सुनो ना बेटा, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो असेट साइड वाली अप्रोच को, इन दोनों को मिक्स करके मैंने सिर्फ वर्किंग कैपिटल लिख दिया है। सर कैसे, तो लिखा मैंने नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस गुडविल। क्लियर है क्या, ये मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड भी रिवाइज करा दी। सर अभी ये क्यों कराया आपने बेटा, ये मैंने इसलिए कराया ताकि तुम लोगों को ये समझ आ जाए कि अगर इससे रिलेटेड कुछ कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्म में, अगर तुमको ये बैलेंस शीट के 5 टुकड़े समझ आ पा रहे हैं कि ये 5 जो गोले बनाता हूँ, इधर 3 गोले बना रहा हूँ, कौन सी साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे 1 2 एंड 3 और एसेट साइड पे 1 एंड 2, अगर ये 5 गोले समझ आ रहे हैं तो तुमको कुछ भी डेटा दे दे, टोटल एसेट्स दे दें, लाइबिलिटीज दे दें, कहीं से भी कैलकुलेट तुम लोग डेटा निकाल पाओगे। क्लियर है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ये वाला भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 की बात हो गई, 41 भी तुम लोगों का आई गेस सेम ग्राउंड्स पर है। हाँ जी सेम ग्राउंड्स पे। 42 43 43 वाला थोड़ा सा देख लेना, उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और इनकी भी बात करिए। 44 वाला अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 44 पेज नंबर 4.27 के ऊपर। और उसके बाद में 44 के बाद में 45 कहाँ चला गया, ये रहा 45 भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि लगभग लगभग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी उन्होंने। और उसके बाद में 46 पे आप देख लेना क्या है क्या नहीं। 46 भी इंपॉर्टेंट मार्क करना है क्योंकि ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन बनाया इन्होंने, बैलेंस शीट से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, बैलेंस शीट से फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर ये अगर इतना अच्छे से कर लिया तो तुम लोग अनसॉल्व तो कर ही लोगे। देख लेंगे एक बार अनसॉल्व भी कहाँ से कहाँ तक है। हाँ जी सर बता दो ना, बिल्कुल बता दो, ऐसे ढीले ढीले मत बैठे रहो। बोलो, बेचारे वीडियो वाले बच्चे तो बोलते ही नहीं है कुछ, देख के मुस्कुराते रहते हैं। अपने को आ रहा है कि नहीं समझ में क्या बोल रहा हूँ? पीछे समरी भी दे रखी है सारे इसे टीएस ग्रेवाल के अंदर सारे रेशियोज की। सर कौन से क्वेश्चन पे, कौन से पेज पे, आप बता ही नहीं रहे, इतनी देर लगा रहे हो। हाँ बेटा ढूंढने तो दो मुझे। पेज नंबर 4.94 नई बुक के हिसाब से, जो नई वाली टीएस ग्रेवाल का नया एडिशन है। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो पेज नंबर 4.94 पे है। क्वेश्चन नंबर 33 से लेके कहाँ तक है, 33 से अच्छे हैं काफी क्वेश्चन, मेरे को लगा था होंगे नहीं। 33 से लेके 42 तक 10 क्वेश्चन है पूरे पूरे। ठीक है, तो तुम लोग कर लोगे, बहुत आराम से हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, चलो ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं। इसके अंदर इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, पूरा डिटेल्ड में कि सॉल्वेंसी रेशियो आखिर निकालते क्यों है और डेट इक्विटी रेशियो होता क्यों है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।